Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the structure of stamen. We have discussed about the male reproductive organ of the flowering plant, which is known as endoecium, and in the endoecium is the main part of the stamen. And we have discussed about the stamen's structure, that is, stamen consists of the bilobe structure, which is known as anther, and a long stalk cylinder-like structure, which is known as filament or stalk. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्ट्रक्चर्स में हमने एंडोस्टियम के बारे में हम पढ़ रहे थे. एंडोस्टियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं. वो बियर करता है स्टेमेंस को. एंडोस्टियम के पास क्या होता है? स्टेमेंस होते हैं. स्टेमेंस क्या होते हैं? स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ ए बाइलोब स्ट्रक्चर. स्टेमेंस के पास दो लूप वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे हम एंथर कहते हैं. और उसी एंथर के से जुड़ा हुआ एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि फ्लावर से थैलमस से जुड़ा हुआ रहता है. सो अप टू नाउ दिस इज अबाउट द स्टेमेन, बट the stamen, the anther, the bilobe structure anther, which consists of the microsporangia, four microsporangia. Then we are now going to talk about the structure of microsporangia. In this section, in today, we are now going to talk about the microsporangia, its structure and its function. अब हम आज की लेक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. According to the diagram, we can see in the diagram that microsporangia is consist of four outer layers. Microsporangia consists of four outer layers, four wall layers, which is known as epidermis, endothecium, and the middle layer and the tapetum. हम देख सकते हैं डायग्राम से कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये इसके पास चार वॉल लेयर्स होती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. ये चारों वॉल लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, और चारों का फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस along with endothelium along with the two middle layers are in number 2 in number. These all three walls helps in the protection and adhesions of the anther. Epidermis, endothelium and middle layer helps in the protection and adhesions of the anther. जो माइक्रोस्पोरेंजिया की पहली तीन वॉल होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन. ये प्रोटेक्शन को फंक्शन परफॉर्म करती है. ये माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसी के साथ साथ हेल्प करती है टेंशंस ऑफ एंथर में. एंथर के फटने में भी ये हेल्प करती है, ताकि एंथर जब फटेगा तभी तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे. तो डेंसेस ऑफ एंथर में भी हेल्प करता है. वहीं अगर बात करें तो फोर्थ वॉल लेयर दैट इज नोन एज टेप्टम, द इनर मोस्ट वॉल लेयर व्हिच इज नोन एज टेप्टम हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ये क्या करता है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन की मदर सेल जो होती है उसके नरिशमेंट का काम करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके. Tapetum provides the nourishment or provides nutrition to the microspore mother cell, which forms the pollen grains. वो pollen grains के nourishment का वर्क परफॉर्म करता है. Tapetum performs the work of nourishment of pollen grains. Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. और जो tapetum के cells होते हैं उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. जो साइटोप्लाज्म टेप्टम बियर करते हैं वो बहुत ही डेंस होता है, और उसी के साथ उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. वो बाइन्यूक्लिएट ट्राइन्यूक्लिएट कंडीशंस को भी शो कर सकते हैं. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. जब एंथर यंग हो रहता है, एंथर यंग हो जाता है, एंथर अपनी यंगनेस को
बियर कर लेता है, अपने मैच्योरिटी को बियर कर लेता है, तब वो उसका जो सेंटर होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सेंटर होता है वो होमोजीनस सेल विच इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू से कंप्लीटली भर जाता है। वो जो पूरा सेंटर होता है वो स्पोरोजीनस टिश्यू से कंप्लीटली पूरा का पूरा ये माइक्रोस्पोरेंजियम भर जाता है। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेंसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेंसिस। जैसे कि गैमेटोजेंसिस, व्हाट इज गैमेटोजेंसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेंसिस। Hence, in the same way, the formation of microspores is known as microsporogenesis. As the anther develops, the cells of sporogenous tissues undergoes meiotic division to form microsporic tetrad. जैसे ही एंथर डेवलप करता है, जैसे ही एंथर डेवलप करता है, तो जो स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एंथर में, माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोटिक डिवीजन को करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, और each cell of sporogenous tissues is capable of giving rise to microspore tetrad, और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। और जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज जितने भी होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। टेट्राड मींस एक सेल 4 कंडीशंस में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेल्स को फॉर्म करेगा, और उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। जैसे जो भी स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं, वो मैच्योरिटी गेन करने के बाद, स्पोर मदर सेल फॉर्मेशन करने के बाद वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन से वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर tetrad which bears the 4 microspore cells, जो 4 माइक्रोस्पोर सेल्स को बियर करता है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। एंड ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? जब स्पोरोजीनस टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होके, जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ना, इसमें ईच एंड एवरी सेल, जो 4 सेल्स है, इसमें हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये तो हो गया जब ये स्पोरोजीनस टिश्यूज थे, ये डेवलप किए, मियोटिक डिवीजन किए, तो उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो मैच्योर डेवलपमेंट करेगा, तो ये 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवाइड हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। एंड अलोंग विद दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स from a pollen mother cell or microspore mother cell through meiosis is called as microsporogenesis। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब चाहे इसे pollen mother cell बोलिए, PMC pollen mother cell, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए, दोनों एक ही चीज है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए चाहे पॉलन मदर सेल बोलिए, इससे जो ये सेल जो फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो मियोसिस डिवीजन हो जाएगी। इस कंफ्यूज मत होना, स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड करेंगे का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल
मियोसिस डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन को ऑकर करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और उसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर सेल्स। माइक्रोस्पोर सेल्स जो 4 एक साथ जुड़े हुए क्लस्टर में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, व्हेन as the anther mature and dehydrate, जैसे ही एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी को गेन करता है, फिर वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, डिहाइड्रेट होता है। सो आफ्टर डिहाइड्रेटिंग द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। तो फिर ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो अलग अलग होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, टेट्राड कंडीशन, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो जो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, सभी के सभी, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में ढेर सारे पॉलन स्पोर, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट ईच माइक्रोस्पोर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डेसेंस ऑफ एंथर। जो ये फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का या पॉलन ग्रेन्स का, वो थाउजेंड्स के नंबर में होता है, हजारों की संख्या में होता है। और जब एंथर फटता है और वो रिलीज हो जाते हैं, विद द डेसेंस ऑफ द एंथर पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड आउट। जब डेसेंस होता है एंथर का, तब वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ये जो सारी की सारी बात हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम की और इसको माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हो गई बात, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स कैसे बन गए, ये बात हो गई। अब तो यहाँ तक सारी बातें जो थी वो थी पॉलन ग्रेन्स के माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलन ग्रेन। अब तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम आगे बढ़ के पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। अब we are now going to study about the pollen grains। आपने कभी देखा होगा हिबिस्कस, गुड़हल का जो फूल होता है, तो अगर उसके जो एक फिलामेंट उसमें से निकला होता है बीचों बीच से, अगर उस फिलामेंट को कभी टच करो आप, तो आपके हाथ में येलोइश पाउडर लाइक सब्सटेंस लग जाता है पूरे हाथ में। वो येलो पाउडर स्प्रिंकलर लाइक सब्सटेंस वो लग जाता है, वो और कुछ नहीं, वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं। अगर ये बात करें पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स की साइज की, तो ये नियर अबाउट 45 to 50 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं इन डायमीटर। ये 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं इनके डायमीटर। ये आप यहाँ देख लो 25 to 50 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जो ईच एंड एवरी पॉलन ग्रेन आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। जो भी पॉलन ग्रेन्स जितने भी फ्लावर्स के होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट पॉलन ग्रेन होते हैं, किसी के भी फिंगर नहीं होते हैं। और जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो डिफरेंट शेप, साइज और कलर के होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर, उनका आउटर कवर, ये सब जो होता है वो अलग अलग डायमीटर का, ऐसे डायमीटर अलग होता है, along with that उसके साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। जो ढेर सारे फ्लावर्स, प्लांट्स होते हैं हमारे इस अर्थ पे, सब में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और उसी तरह अलग अलग शेप्स, कलर और साइज भी उनके जो होते हैं वो सब अलग अलग ही होते हैं। अगर हम बात करें, इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। जो ये पॉलन ग्रेन होता है ये 2 लेयर वॉल में होता है। अगर सपोज कर लीजिए ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो इसका ये आउटर एक ये हो गया आउटर वॉल,
एक स्मूथ इनर वॉल होती है। अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन है तो ये हो जाती है आउटर वॉल, ये हो जाती है इनर वॉल, और ये इसे हम कहते हैं जर्म कोर। If we talk about the pollen grain consists of two wall layers, outer wall layer known as exine and the inner wall layer known as intine. Along with that, आउटर वॉल लेयर सबकी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं उनमें। और बट अगर बात करें इनर वॉल लेयर इंटाइन की, तो इंटाइन जो होता है वो मोस्टली स्मूथ और कंप्लीट होता है। बट अगर बात करें एक्साइन की, तो एक्साइन नॉट कंप्लीट होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। उसमें एक छोटा सा माइन्यूट कोर होता है, इसे हम जर्म कोर कहते हैं। एक्साइन वहाँ से खुला हुआ होता है। If we talk about the pollen grain consists of two wall layers. The outermost wall layer is known as exine. जो pollen grain का outermost wall layer होता है उसे exine कहते हैं। It is made up of sporopollenin. जो exine होता है, exine sporopollenin मटेरियल से बना होता है। sporopollenin, ये जो स्पोरोपोलेनिन मटेरियल होता है बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। ये हीट, वाटर, ह्यूमिडिटी, किसी भी कंडीशन को ये झेल सकता है। इवन ऑन एसिड और अल्कलीज का भी इस मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। सो अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स की, पॉलन ग्रेन्स का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है एक्साइन। एक्साइन उस पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, उस मेल गेमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करता है। बिलोंग विद दैट उसका जो वो जिस मटेरियल से बना होता है, एक्साइन जो आउटर मोस्ट लेयर जो जिस मटेरियल से बनता है उसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड। अभी तक इसका कोई इस मटेरियल को डिसॉल्व करने वाला कोई सब्सटेंस अभी तक अर्थ पे बना नहीं है, इसीलिए ये मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ है। अर्थ का मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो कि इवन ऑन एसिड और अल्कलीज को भी झेल के उसका कोई फर्क नहीं होता है। एसिड और जो बेसिस होते हैं उनका भी इस मटेरियल पे कोई फर्क नहीं होता। आज तक इस अर्थ में इसका कोई तोड़ बना ही नहीं है कि ऐसा कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है जिससे स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें एक्साइन की, एक्साइन कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। उसमें एक जगह एक कोर ओपन होता है, उसको हम जर्म कोर कहते हैं। एक्साइन इज नॉट कंप्लीट। pollen grain exine has prominent aperture called germ core where sporopollenin is absent. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. ये जर्म कोर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो जर्म कोर होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ स्पोरोपोलेनिन लेयर नहीं होती है। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है पूरे एक्साइन लेयर में जहाँ ये सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। एंड द इनर वॉल ऑफ द pollen grain इज नोन एज इंटाइन। और जो इनर वॉल होती है pollen grain की उसे हम इंटाइन के नाम से जानते हैं। इंटाइन इज स्मूथ एंड कंप्लीट वॉल। इंटाइन में कोई भी पोर नहीं होता है, वो पूरी कंप्लीट वॉल होती है, स्मूथ होती है, कॉन्टिन्यूअस वॉल होती है और ये मेडअप ऑफ होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये किससे मेडअप ऑफ होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन किससे एक्साइन किस कंपाउंड से मेडअप ऑफ होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। वहीं इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इन कंपैरिजन टू एक्साइन, इंटाइन कंटीन्यूअस लेयर होती है बट एक्साइन में एक जर्म कोर प्रोड्यूस होता है, एक एपर्चर ओपन होता है जिसे हम जर्म कोर कहते हैं। बट इंटाइन में ऐसा कोई भी एपर्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। इंटाइन कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर जो ये प्लाज्मा pollen grain होता है, pollen grain तो क्या होता है? pollen grain का जो सेल साइटोप्लाज्म होता है वो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ही बाउंड होता है, सराउंडेड होता है। हमने पढ़ा था ना सारे सेल्स नियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, तो ये सेल भी, ये भी एक सेल है, ये भी सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, लेकिन जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तब ये 2 सेल्स को बियर करते हैं। वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज द जनरेटिव सेल। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तब उनके पास 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होती है और दूसरा जनरेटिव सेल। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and the generative cell. जब pollen grain मैच्योर हो जाता है तब उसके पास 2 सेल्स होते हैं। पहला जो होता है उसे वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। द वेजिटेटिव सेल एंड is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जनरेटिव सेल सॉरी वेजिटेटिव सेल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू जनरेटिव सेल। वो जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है और इसके पास abundant food reserve होता है। इसके पास वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो वेजिटेटिव सेल्स के पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में फूड रिजर्व होता है। और वहीं अगर बात करें जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है, इधर उधर फ्लोट करते हुए वो प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में। जनरेटिव सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल होता है वो स्पिंडल फॉर्म में होता है। स्पिंडल फॉर्म ऐसे होता है, इस फॉर्म में होता है और उसका साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है और उसके पास भी न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल होता है it is of spindle shape and consists of dense cytoplasm along with the nucleus और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और in among near about 60% of angiosperms shed the air pollen grains in this 2-cell condition। जो 60% पॉलन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है 60% उनमें से ये जो होते हैं इस सेल स्टेज पे, इस 2 सेल स्टेज पे मींस वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं। एंथर का डाइसेंस हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ 40% रिमेनिंग 40% प्लांट 60% प्लांट में जो 2 सेल स्टेज पे ही डाइसेंस हो जाता है वो पॉलन रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो 40% रिमेनिंग प्लांट्स हैं, जो 40% रिमेनिंग प्लांट्स बचे हुए हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनमें 3 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाते हैं पॉलन। 3 सेल स्टेज कैसे होता है? यही जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है और उसी स्ट्रक्चर को 3 सेल स्टेज कहते हैं। जो 40% रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें 3 सेल स्ट्रक्चर पे रिलीज होते हैं पॉलन। 3 सेल स्ट्रक्चर कहाँ से आता है? जब जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है और तब वो 3 सेल स्ट्रक्चर हो जाते हैं और तब वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं। Pollen grains are of many species cause severe allergies and bronchial affections in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that the Parthenium of carrot grass that came into India as a contaminant with improved breed has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन एलर्जी जनरेट करते हैं। ऐसे पॉलन जैसे सब चीज़ को, सारी चीज़ें सबको नहीं अच्छी लगती, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को, किसी न किसी चीज़ को एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे मेडिसिन से एलर्जी है, किसी को किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। उसी तरह सम पीपल्स को पॉलन से एलर्जी होती है और पॉलन से एलर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है कि उन्हें अस्थमा जैसे डिजीजेस भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए एग्जाम्पल जो पार्थेनियम ग्रास
पार्थेनियम या कैरेट ग्रास है जो इंडिया में आई थी इम्प्रूव्ड वीट के साथ, वो इस समय हर जगह है और उससे पॉलन एनर्जी होता है। बट along with that pollen energy, pollen grains are also a good source of nutrient, are rich source of nutrient, and it is today it is become a fashion in recent years to use pollen tablets and food supplement in western countries। और पॉलन से ग्रेन से अगर पॉलन एनर्जी होती है कुछ लोगों को, तो ये अच्छे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं कुछ लोगों के लिए। और ये नाउअडेज वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन टैबलेट या पॉलन सिरप के नाम से रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के तरीके से बेचे जाते हैं। और ये एथलेटिक पर्सन और जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो कंज्यूम करते हैं इसको। जो एथलेटिक पर्सन होते हैं वो इसे खाते हैं ताकि उनकी एथलेटिक पावर बढ़ सके। और वहीं जो रेस के हॉर्स होते हैं, जो रेस वाले घोड़े होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है, पॉलन टैबलेट्स या पॉलन सिरप दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फूड होते हैं, जिससे उन्हें हाई पावर की एनर्जी मिलती है, जिससे उनका परफॉर्मेंस डेवलप करता है, परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता है। After the pollen grains are set, they have to reach on the stigma by the viability। जब pollen grains सेट हो गए, डेhiscence से फट के रिलीज हो गए, तब अब उनका सिर्फ एक ही काम है, उन्हें जाके स्टिग्मा पे लैंड करना है। और उस कंडीशन को वायबिलिटी बोलते हैं, उन्हें वायबल होके स्टिग्मा पे लैंड करना है। अगर वायबिलिटी की बात है तो वायबिलिटी जैसे सारे पॉलिनेंस का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, उसमें वायबिलिटी का टाइम पीरियड जो होता है वो भी हर प्लांट मतलब ईच एंड एवरी प्लांट पे डिफरेंट होता है। सो अगर बात करें राइस और वाइट की, तो उनमें जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो 30 मिनट्स का होता है। मतलब क्या है इसका, पॉलन ग्रेन रिलीज को उसके आधे घंटे के अंदर उसे स्टिग्मा पे लैंड करना है, वरना वो अपनी वायबिलिटी खो देगा, फिर वो अपने आप से स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकता। वहीं अगर बात करें कुछ सोलेनेसी लेगुमिनेसी फैमिलीज के प्लांट्स की, तो इनमें जो वायबिलिटी होती है वो 1 मंथ तक की होती है। मतलब वो 1 मंथ तक वायबल रहते हैं, 1 मंथ तक वो अपने स्टिग्मा तक जाके लैंड कर सकते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, वो जाके स्टिग्मा पर लैंड कर सकते हैं। ऐसे हमने पढ़ा कि इक्साइन जो उसकी सुपर मोस्ट पावरफुल लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, वो बहुत ही हार्ड होती है, उससे उस पर एसिड और बेसिस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स के फॉर्म में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऐसे फॉसिल्स को हम स्टोर करके रखते हैं, उस तरह हम पॉलन बॉन्ड्स को भी स्टोर रख सकते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। हम पॉलन ग्रेन्स किसमें स्टोर करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं एज ए पॉलन बैंक की तरह। जैसे सीड बैंक होता है जहां हम सीड को स्टोर कर रखते हैं फॉर फर्दर यूज एंड फर्दर स्टडीज, जैसे सीड बैंक होता है जहां हम सीड्स को बीज को स्टोर करके रख देते हैं ताकि हम उसे आने वाले फ्यूचर यूज के लिए ले सकें। उसका पॉलन ग्रेन्स को भी पॉलन बैंक में इस लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जा सकता है ताकि हम उसका फ्यूचर यूज कर सकें और ताकि उसका हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकें। टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आज हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन के बारे में। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कशन खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।